अच्छा, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हमारा चौथा वीक है स्पोर्ट्स का और उसकी पहली क्लास है। इसके अंदर हम क्या कवर करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज़ कवर करेंगे और कुछ प्रोफेशनल तरीके देखेंगे कि किस तरह हम एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, किस तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि हमने CSS के अंदर नहीं पढ़ी उनको दोबारा कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने फोल्डर के अंदर जाते हैं और आज की क्लास को क्रिएट करना है। CSS के अंदर जाके यहाँ पर क्लास 8 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर को क्या करते हैं, ओपन विद कोड कर लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था कि CSS के लेक्चर्स के अंदर हमने फ़ॉन्ट को इंपोर्ट करना सीखा है। फ़ॉन्ट जो है वो किस तरह, ऑनलाइन फ़ॉन्ट अगर हमें पसंद आ रहा है तो उसको किस तरह हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर लगा सकते हैं या लिंक कर सकते हैं। तो इसी तरह कहता है, उसका एक और तरीका है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी फाइल क्रिएट करते हैं एक HTML के नाम से। इसका नाम हम सेट कर देते हैं index.html। इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर पुट कर देते हैं और इसका नाम सेट कर देते हैं क्लास 08। ठीक है, और स्टाइलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम एक प्रोफेशनल वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसके लिए हम एक अलग फोल्डर क्रिएट करते हैं। स्टाइलिंग के लिए क्या करते हैं, एक अलग फोल्डर क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं CSS के नाम से एक फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर जाके मैं CSS की फाइलें क्रिएट करता हूँ, जैसे स्टाइलिंग की, जैसे style.css। ठीक है, ये एक CSS की फाइल हो गई। या फिर अगर मैं और क्रिएट करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ responsive dash style.css। यानी कि इसका मतलब क्या होगा, यानी कि इसके अंदर आएगी सारी वेबसाइट की जो भी स्टाइलिंग होगी। लेकिन जो दूसरी स्टाइल शीट है उसके अंदर कौन सी स्टाइलिंग आएगी, जो वो स्टाइलिंग जो हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने के लिए लिखेंगे। हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि मोबाइल के लिए लहदा वेबसाइट को डिज़ाइन करो, एक टैब के लिए लहदा करो, लैपटॉप के लिए लहदा करो, टीवी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के लिए क्या करो, लहदा डिज़ाइन करो। अब वो जितनी भी मीडिया क्यूरीज आएंगी वो रिस्पॉन्सिव करने के लिए आएगी और उनको क्या करेंगे, हम अपनी रियल जो एक्चुअल स्टाइल शीट है उससे क्या कर देंगे, एक लहदा स्टाइल शीट के साथ क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, ताकि जो मीडिया क्यूरीज है वो सारी इसके अंदर आ जाए और जो बाकी वेबसाइट की स्टाइलिंग है वो सारी इसके अंदर आ। ठीक है, और इसी तरह हम एक फोल्डर क्रिएट करते होते हैं इमेजेस के नाम का। हमारी जितनी भी वेबसाइट की जो फोल्डर हम क्रिएट करेंगे इस CSS के बाहर, यानी कि क्लास 8 के अंदर, यहाँ पर आके हम फोल्डर क्रिएट करते हैं इमेजेस के नाम से। ठीक है, अब हमारी पूरी वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेजेस होंगी वो सारी हम किसके अंदर रखेंगे, इस इमेजेस के फोल्डर के अंदर रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, इमेजेस के फोल्डर के अंदर। और लेट्स सपोज जब हम आगे जाके जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या करेंगे, एक अलग फोल्डर बनाएंगे जिसका हम नाम सेट कर देते हैं JS। यानी कि जो HTML की फाइलें होंगी वो सारी हमारी ओपन ही पड़ी होंगी इस फोल्डर के अंदर, क्लास 08 के अंदर। और जो CSS की होंगी वो एक CSS के फोल्डर के अंदर जाएंगी। जितनी भी वेबसाइट की इमेजेस होंगी वो इमेजेस के फोल्डर के अंदर जाएंगी और JS की जितनी भी फाइलें होंगी वो कहाँ पे जाएंगी, JS के फोल्डर। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक JS की फाइल क्रिएट कर देता हूँ, आप इसके अंदर है और यहाँ से फाइल क्रिएट करते हैं। मैं मिसाल के तौर पर नाम रख देता हूँ main.js। ठीक है, यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर हमने क्या कर दिया, बिल्ड कर दिया है कि जिस तरह हम अपनी वेबसाइट को क्या करेंगे, डिजाइन। यहाँ तक क्लियर है। लेट्स सपोज हम अपनी वेबसाइट के अंदर डिफरेंट पेजेस बनाते हैं, अबाउट का बनाते हैं, सर्विसेज का बनाते हैं, पेजेस का बनाते हैं। कोई भी हम अपनी वेबसाइट जिस, यानी कि जिससे रिलेटेड वो हमारी वेबसाइट होगी उसके जिससे रिलेटेड पेज होंगे, वो जितने भी HTML के हम पेज क्रिएट करेंगे वो किसी फोल्डर के अंदर सेट नहीं करेंगे, वो इस तरह ओपन ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम अपनी index.html फाइल
फाइल के अंदर जाके अब हमने क्या किया है, एक बूटस्ट्रैप भी बनी हुई है। और चूंकि हम अपनी वेबसाइट के अंदर क्या इस्तेमाल करेंगे, बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसका लिंक लगाएंगे। बूटस्ट्रैप का क्या लगाएंगे, लिंक लगाएंगे। और वो जो लिंक लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, हेड के अंदर लगेगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हेड के अंदर एक लिंक लगाएंगे। यहाँ फिर हम बूटस्ट्रैप का जो है वो कॉपी करते हैं, लिंक कॉपी करते हैं। जिस तरह से ये हमारे पास दो लिंक्स हैं, एक हेड के लिए है जो कि स्टाइलिंग के लिए, और दूसरा कौन सा है, बंडल डॉट मिन डॉट जेएस यानी कि जावास्क्रिप्ट के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाके जो हमारी मेन फाइल है उसके अंदर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। ये जो है ये अगर आप कट भी कर दें तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं है। ठीक है, मैंने क्या दो चीजें रखी हैं, एक रिलेशनशिप उसको बताया कि ये स्टाइल शीट है, और दूसरा उसका पाथ बताया है, यानी कि एचटीटीपी का मतलब ये ऑनलाइन पाथ लगा हुआ है यहाँ पर। और अगर मैं जावास्क्रिप्ट का लिंक भी लगाऊंगा तो वो कैसे लगाऊंगा, इसको यहाँ से जो इजाफी चीज है उसको काट कर देते हैं ये वाली। इसमें भी दो, इसमें क्या है, सोर्स के अंदर स्क्रिप्ट और इसका सोर्स बताया हुआ है कि ये कहाँ से जो है हमारी जावास्क्रिप्ट है वो लोड हो। ठीक है, ये दो लिंक लगा ली। और हमने लास्ट टाइम बात की थी कि जो स्क्रिप्ट का लिंक लगाते हैं वो कहाँ पर लगाते हैं, बॉडी में, यानी कि बॉडी के एंड पे जाके यहाँ से कंट्रोल एक्स कर ले और यहाँ पर आके ज़्यादा क्लियर है। और यहाँ पर आपने प्रोफेशनल तरीका जो है वो ये है कि आपने क्या करना है, कमेंट ऐड करना है, जिसका आपने क्या लिख देना है, बूटस्ट्रैप। ठीक है, अच्छा, आज के जो इस टॉपिक के अंदर हम एक नई चीज पढ़ेंगे जिसको हमने ना अपनी वेबसाइट्स के अंदर मोस्टली देखा होता है, हमारे पास लिंक्स लगे होते, आइकन लगे होते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको अमेजोन की ही वेबसाइट विजिट करवाऊँ, जैसे अगर आप ये इसी पेज के ऊपर देखो तो क्या आपको ये माइक नजर आ रहा है, ये आपके एक कैमरे का आइकन नजर आ रहा है, ये आपको एक सर्च का आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पर एक प्लस का आइकन नजर आ रहा है, यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन नजर आ रहा है। तो ये जो इस तरह के आइकन हम अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करेंगे, वो किस तरह इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होती है फोंट आसन। कौन सी वेबसाइट है, फोंट आसन। हम उसका भी क्या लगाएंगे, ऑनलाइन लिंक लगा देंगे, यानी कि उसकी जितनी भी फाइलें होंगी, यानी कि जितनी भी उसकी स्टाइलिंग जो भी उसके पीछे लिखा होगा उसका लिंक लगा देंगे। जस्ट हमने क्या करना है, यहाँ पर आके उस क्लास का नाम लिखना है, यहाँ उसका टैग कॉपी और पेस्ट कर देंगे, तो वो उसका लिंक हमारे पास, उसका आइकन हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर शो हो जाएगा। जिस तरह अमेजोन के अंदर आपको ये देखो ये आइकन नजर आ रहा है, ये आपको ये भी आइकन नजर आ रहा है, उसके बाद ये वाला आइकन नजर आ रहा है, ये देखो मेन्यू वाला आइकन नजर आ रहा है। तो उसके लिए जो हमारी वेबसाइट है वो सर्च करते हैं फॉन्ट, यहाँ पर आप नीचे आए तो यहाँ पर ये देखें ये वर्ड का आइकन नजर आ रहा है। उसके बाद जिस तरह हमारे पास सोशल मीडिया के आइकन होते हैं, जिस तरह हमारी वेबसाइट के अंदर अगर हमने अपने फेसबुक पेज को अटैच करना है, टिकटॉक को अटैच करना है, यूट्यूब का लिंक लगाना है, तो यहाँ पर हम उसका आइकन भी लगा सकते हैं। और उस आइकन के पीछे हम क्या लगा देंगे, एच के अंदर उसका लिंक लगा देंगे, यानी कि अपने सोशल मीडिया पर। अच्छा, इसका लिंक लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो वेबसाइट है फॉर आसम के नाम से, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपने आइकन सर्च करते हैं, यानी कि जिस किस्म का हमें आइकन चाहिए वो हम आइकन यहाँ से उठाएंगे और उसको क्या कर देंगे, वहाँ पे जाके पेस्ट कर लेंगे।
यहाँ से उठा के पेस्ट कर देंगे। और एक हमारे पास और प्लेटफॉर्म होता है जिसके जरिए हम उसका लिंक लगाते हैं, उसको हम सर्च करेंगे फ्रॉम आसन सीडीएन लिंक लगा देंगे। ठीक है, तो अभी ये ओपन होती है, तो इसको नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर बूटस्ट्रैप के लिंक लगा देंगे, या ये वाला जो हमने लगा दिया हुआ है। और उसके बाद हमने जो अपनी फाइलें बनाई हैं उनका लिंक किस तरह लगाएंगे, यहाँ पर हेड के अंदर मौजूद हमने क्या लिखना है, यहाँ पर कमेंट लिखना है, यहाँ पर हम लिख देंगे ऑन CSS, यानी कि जो हमारी अपनी खुद की CSS है। तो इसको हमेशा क्या रखेंगे, अपनी जो हमने लिंक लगाना उसको ऊपर लगाएंगे, और जो हमने अपनी फाइलों का लिंक लगाना वो उससे नीचे लगाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो बाद में आएगा वो चलेगा, क्योंकि CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, तो हम अपनी बाद में लिखेंगे, ताकि अगर हमें इसके अंदर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो हम उसको क्या कर लेंगे, अपनी फाइल से ओवरराइट कर लेंगे, अपनी फाइल के अंदर लहदा CSS लिखें, वो हमारी CSS जो होगी वो इसको क्या कर देगी, ओवरराइट कर देगी। ठीक है, यानी कि ये वाली खत्म हो जाएगी और हमारी जो खुद की होगी वो अप्लाई होगी। तो उसका लिंक लगाने के लिए हम लिंक का टैग इस्तेमाल करते हैं, और पास उसको किसका देंगे, उसको कहेंगे CSS के फोल्डर के अंदर जाके style.css, और यहाँ फिर CSS के फोल्डर के अंदर जाके responsive style.css, दोनों फाइल्स के लिंक लगा दिए। और इसी तरह अगर हमने क्या करना है, अपने जावास्क्रिप्ट के लिंक लगाने हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कमेंट ऐड करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे bootstrap JS, उनके बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और जब हम अपने लिंक लगाएंगे, अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करेंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे on JS, और इसका लिंक कैसे लगाएंगे, स्क्रिप्ट का टैग का इस्तेमाल करें, उसके अंदर एट्रीब्यूट कौन सा इस्तेमाल करेंगे, सोर्स का, और उसको पाथ किसका देंगे, JS के फोल्डर के अंदर जाके मेन की फाइल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और ये जो हमारी बॉडी है इसके अंदर क्या आएगा, हमारा सारा कोड है कुछ इस तरह से। ये हमारा प्रोजेक्ट रेडी है, ठीक है, कोडिंग करने के लिए। और यहाँ पर बॉडी के अंदर मोस्टली क्या होता है, हमारे पास एक हेडर होता है, हेडर डिजाइन होता है। उसके बाद क्या होता है, एंड पे क्या होता है, अब हम लिख देते हैं footer। और उसके बाद मेन तो होता है ना, वो सारा आ जाएगा सारे के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। जिस तरह हमें ये नजर आ रहा है कि अगर आप गौर करें, ये एक लैदा सेक्शन है, यहाँ पर ये एक लैदा सेक्शन है, और ये वाला जो है ये लिंक्स वाला बैक टू टॉप, ये वाला लैदा एक सेक्शन है, ये वाला लैदा सेक्शन है, ये लैदा सेक्शन है, ये लैदा सेक्शन। हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सेक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज हम कह देते हैं सेक्शन 1, और उसका कुछ भी नाम सेट करते हैं, जैसे मैं कह देता हूँ मेन बैनर। ठीक है, उसके बाद अगर उसके बाद आप क्रिएट कर लें सेक्शन सेक्शन 2, उसका कोई भी नाम दे दें, जैसे मैं कह देता हूँ अबाउट का। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक और सेक्शन 3 क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर हम कह देते हैं कि सर्विसेज का। यानी कि जो जिस तरह हमारी वेबसाइट डिजाइन होती जाएगी, जो जो सेक्शन आता जाएगा उसके रिलेटेड हम क्या करते जाएंगे, अपने सेक्शन का नाम रखते जाएंगे। यहाँ पर मैं सेक्शन 4 क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसका हम नाम जैसे कि हम कार सेट कर देते हैं, कार्स आएंगे इस सेक्शन पे। यानी कि जिस के रिलेटेड हमारा सेक्शन होगा उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे, उसी के नाम सेट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह हमने CSS के अंदर पढ़ा था कि हम क्या करते होते हैं कि कुछ CSS ऐसी होती है जिसको हम पहले से लिख लेते हैं, कुछ ऐसी CSS जो कि अपना प्रोजेक्ट बिल्ड करने से पहले ही कर लेते हैं, ताकि वो हमें अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट करते वक्त, अपनी वेबसाइट को क्रिएट करते वक्त दोबारा से उसकी स्टाइलिंग करनी ना पड़े। जैसे हम उसकी क्लास लगाएं और उसका क्या कर लें,
जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई करें। मिसाल के तौर पर मैं H1 की डिजाइनिंग पहले से कर लेता हूँ, H2 की डिजाइनिंग पहले से कर लेता हूँ। अब जब अभी मेरी वेबसाइट के अंदर H1 का टैग इस्तेमाल होगा तो उसकी जो स्टाइलिंग मैंने कस्टम CSS के अंदर या ग्लोबल CSS के अंदर सारी की होगी पहले से, वो सारी H1 के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, यानी कि पूरी वेबसाइट में जहाँ पर भी H1 आए तो उसकी हमने लगा CSS पहले से लिखी हो, ताकि हमें हर H1 के लिए दोबारा उसको सेक्शन के अंदर टारगेट करके उसकी लगा से CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई करने ना पड़े। ठीक है, इसी तरह इसको ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास वेबसाइट है जहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल या डिफरेंट आइकन जो है वो उठा सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं आइकन्स पे और यहाँ पर हमारे पास आइकन्स आ रहे हैं, आइकन्स पे चले जाते हैं। ये जो दूसरी वेबसाइट है यहाँ से हम क्या लगाएंगे, इसका CDN लिंक लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको पहले वाला लिंक नजर आ रहा है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें और इसको कहाँ पे लगा लें, अपने हेड के अंदर, क्योंकि ये कौन सा HTML के अंदर आके यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर लिंक लगा देंगे, लिंक, और इसके अंदर इसको पेस्ट कर href के अंदर क्या दे दिया, उसका पाथ दे दिया, लिंक लिंक का टैग लगाया और इसके अंदर क्या दे दिया, उसका पाथ दे दिया। ये वाला नोटेशन का ये इसलिए है आइकन को ऐड करने के लिए, अपनी वेबसाइट के अंदर आइकन्स को ऐड करने के लिए। स्टाइल शीट का ना, अब देखो ना, जो भी आइकन्स बने हैं वो किस तरह बने हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इस तरह का एरो होता है। अब वो एरो कैसे बना होगा, उसने एक बॉक्स लिया होगा डिव, उसकी विड्थ और हाइट छोटी सी सेट की होगी, उसका टॉप और लेफ्ट क्या दिया होगा, बॉर्डर दिया होगा, इस तरह बॉक्स बन गया, यहाँ से कुछ नजर नहीं आएगा, और उसको क्या कर दिया, रोटेट कर दिया 45 डिग्री की, तो वो क्या बन गया, एरो बन गया। यानी कि ये जो आइकन्स बने हैं ये सारे कैसे बने हैं, CSS के जरिए ही बने। तो ये फिर हमारी क्या होगी, स्टाइल शीट। तो जस्ट हमने क्या करना है, इसकी क्लासें लगानी है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आइकन इसके अंदर है, इसका हमने लिंक लगा दिया। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो हमारे पास मल्टीपल आइकन नजर आ रहे हैं, इसमें कुछ पेड है लेकिन मोस्टली जो है वो फ्री भी है। ठीक है, हम फ्री वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये वाला आइकन इस्तेमाल करना चाहता हूँ, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखो आपके पास HTML का कोड है, कहता है कि आप इसको उठाओ, इसको कॉपी कर लो, या फिर अगर आप क्लिक करें तो वो क्या कह रहा है, कॉपी हो। ठीक है, इसको कॉपी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं इसको लगाना चाहता हूँ Ctrl+V। अब ये जो दो क्लासेस हैं, एफ ए सॉलिड, एफ ए हाउस, इससे क्या होगा, हमारा एक हाउस का आइकन आ जाएगा हमारी ओर। अभी इसको हम रन करते हैं तो ये देखिए अगर आपको छोटा सा नजर आ रहा है। अच्छा, अगर मैं इसकी ऊपर वाले स्टाइलिंग को कमेंट कर दूं तो देन ये ऐड नहीं होगा, यानी कि जस्ट क्लास लगाने से वो ऐड नहीं होगा। अब ये आई का टैग है, उसके अंदर क्लासेस लगाई है, अब उसको पता ही नहीं है कि इस क्लासेस का मतलब क्या है, क्योंकि इसके अगेंस्ट जितनी भी CSS लिखी हुई है वो कहाँ से लोड होगी, इस लिंक से, वो कहाँ से लोड होगी, इस लिंक से। तो जब ये इसको यहाँ से CSS लोड होगी तो देन उसको पता चलेगा एफ ए सॉलिड और एफ ए हाउस का मतलब क्या है, किस आइकन की शेप बनानी है। ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो जो भी हमें आइकन चाहिए होंगे हम उसकी क्या कर लेंगे, लिंक लगा लेंगे, उसका टैग इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं कुछ बना के दिखाऊँ, मैं यहाँ पर एक बटन बनाता हूँ, बटन हम ले लेते हैं बटन डिलीट का। ठीक है, और डिलीट के अंदर मैं चाहता हूँ कि जब ये डिलीट आए, अच्छा पहले तो क्योंकि हमारी बूटस्ट्रैप भी इसके साथ अटैच है, तो हम बूटस्ट्रैप की क्लास इस्तेमाल करते हैं BTN और BTN रेंजर। तो इससे क्या होगा, इसका बैकग्राउंड कलर है रेड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ना डिलीट की बास्केट भी नजर आए, जो कि हमारा एक आइकन होता है। तो यहाँ से आके मैं, अगर मुझे कोई आइकन नहीं मिल रहा तो मैं उसको सर्च भी कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे आके मैं उसको कहता हूँ डिलीट,
तो ये मेरे पास डिफरेंट आइकन आ रहे हैं डिलीट के। तो यहाँ से अगर हम बास्केट वाला सर्च करना चाहते हैं, बास्केट लिख के चेक। ये हमारे पास होता है। अच्छा, अब इसको गूगल से सर्च करते हैं, वो हमारे पास क्या कहता है। अच्छा, एफ ट्रैश इसका मेरे ख्याल से क्लास, इसकी जो क्लास है वो कौन सी है, एफ ट्रैश। ये देखिए, यानी कि पहले हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, हाउस। तो ये किसकी शेप हमारे पास आ रही थी, हाउस की। अगर मैं यहाँ पर एफ ट्रैश कर, ठीक है, कुछ इस तरह से अब हमारे पास कौन सा आ रहा है, बास्केट का आइकन आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ ये बटन के अंदर आए, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से कॉपी करें, कंट्रोल एक्स करके काट करें, और डिलीट के साथ चाहते हैं तो डिलीट के यानी कि बटन के टैग के अंदर ही क्या करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। देखो इसके साथ आ गया, ठीक है, यानी कि एक डिलीट का बटन भी बन गया और उसके साथ उसका आइकन भी आ गया। यानी इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमें क्या चाहिए, आइकन चाहिए, तो यहाँ से कॉपी करें और उसकी क्लास अप्लाई करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, वेबसाइट पे शो हो जाएगा। उसका साइज ज़्यादा करना हो तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर लिंक लगा दें, या फिर इसका हम कस्टम सीएसएस के साथ भी इसका साइज जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर इसका यहाँ पर एक अपने पास से क्लास रखती हूँ साइज के नाम से, ठीक है, ये किसकी क्लास ऐड की है, आइकन की। हम क्या करते हैं, इसको इस आइकन को यहाँ से कॉपी करते हैं, बटन से बाहर एक आइकन देते हैं जिसका हम क्या कर लेते हैं, हाउस, और इसके साथ एक क्लास लगा देते हैं साइज, और इसको हम क्या करते हैं, अपनी स्टाइल के अंदर जाके यहाँ से डॉट साइज, तो साइज इसको ज़्यादा करके चेक करते हैं क्या होता है। उससे बड़ा हुआ है या नहीं, इसको अभी ये स्लो भी चल रहा है, आपको बता सकता है यहाँ पे सीएसएस क्यों नहीं लोड हो रही, क्योंकि ऑनलाइन लिंक लगाया है, ऑनलाइन यानी कि नेट से लोड होगी। अभी नेट हमारा स्लो चल रहा है, इस वजह से ये जो हमारी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है ये भी, तो ये थोड़ा सा बढ़ाओ, ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, अपने
उसको गेट करके उसका फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी फ़ॉन्ट। अच्छा, उसके बाद हम, ये हमारा टॉपिक कवर है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट का स्टाइल है, वो हम किस तरह से लोड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हम अपने गूगल फ़ॉन्ट्स पे जाएंगे। तो जब तक ये लोड होता है देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एक, हमने लास्ट में सीडो क्लासेस पढ़ी थी जिस तरह हमने, जिसके अंदर होवर पढ़ा था। होवर क्या होता है कि वो सी एस एस जो होवर के अंदर हम लिखेंगे वो तब अप्लाई होगी जब कर्सर उसके उस एलिमेंट के ऊपर लेके जाएंगे। तो उसके अलावा हमारे पास कुछ सीडो क्लासेस होती है, मिसाल के तौर पर जैसे कहते हैं, हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक div लेते हैं और इसके अंदर हम कुछ लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर पैराग्राफ, और इसकी एक क्लास ऐड कर देते हैं जिसका हम नाम सेट कर देते हैं पैरा, और इसको डॉट पैरा से हम गेट कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका हम कलर क्या सेट, बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं कुछ ये वाला। ठीक है, ये इस तरह से हमारे पास आ रहा है। तो इसको डीप की बजाय अगर H1 ले लें ताकि थोड़ा सा बड़ा नजर आए, समझने में आसानी हो। ठीक है, बड़ा नजर आ रहा है ताकि जो कंसेप्ट है उसको क्लियर कर सके। जब हमारे पास एक क्लास होती है आफ्टर की, एक आफ्टर होता है और एक बिफोर होता है। आफ्टर का मतलब बाद में, आफ्टर का मतलब बाद में, बिफोर का मतलब पहले। मिसाल के तौर पर कहता है डॉट पैरा, इसके ऊपर जीरो क्लास अप्लाई करो आफ्टर। आफ्टर से क्या होगा, यानी कि अगर हमारे पास ये जो टैक्स लिखा हुआ है इसके बाद हम कोई और टैक्स ऐड करना चाहते हैं, लेकिन वो इसके अंदर HTML से नहीं बल्कि किससे करना चाहते हैं, यानी कि एक तरीका तो ये है कि पैराग्राफ के अंदर जाके आप अपना टैक्स लिख दो जो भी आप ऐड करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको CSS से ऐड करें। तो देन वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है कंटेंट, उसके अंदर यहाँ पर आपने अपना टैक्स लिख देंगे। मैं मिसाल के तौर पर लिख देता हूँ पैराग्राफ, इसको यहाँ पे मेरे ख्याल से ये कंटेंट जो है वो इसी तरह से है। ठीक है, एट्रीब्यूट की बजाय वो क्या हो रहा था, यानी कि उसी तरह आप डबल कोट्स का इस्तेमाल करें और उसके अंदर वो टैक्स लिख दें जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब ये जो टू आ रहा है ये HTML की वजह मदद से नहीं आ रहा बल्कि किसकी मदद से आ रहा है, CSS की मदद से आ रहा है। ठीक है, और ये कैसे अप्लाई हुआ, आफ्टर से। अगर मैं इससे पहले, यानी कि आफ्टर बाद में, इसके बाद ये वाला टैक्स ऐड हो, इससे पहले मैं ऐड करना चाहूँ तो उसके लिए कौन सी क्लास ऐड करेंगे, पहला बिफोर। बिफोर का मतलब क्या होगा, पहले से। जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूँ कंटेंट और इसके अंदर सेट कर देते हैं वन में लिख देते हैं। अब वो जो वन आ रहा है, अब यहाँ पर जो वन आ रहा है वो किसकी मदद से आ रहा है, बिफोर की मदद से आ रहा है, क्योंकि हमारी सीरो क्लास में। और उसके बाद हमने ना लास्ट टाइम पढ़ा था, एक होवर की जीरो क्लास पढ़ी थी, और उसके बाद हमने एक एक्टिव की पढ़ी थी, और इसके बाद एक तीसरी भी होती है जिसको हम कहते हैं फोकस। इसको क्या कहते हैं, फोकस, यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या आ जाए, फोकस हो जाए। और मिसाल फोकस को हम कवर करते हैं इसके अंदर एक इनपुट का टैग लेते हैं, इसकी टाइप टेक्स्ट कर देते हैं और इसकी एक क्लास सेट करते हैं INT, और यहाँ पर एक प्लेस होल्डर सेट करते हैं इंटर द, कुछ इस तरह से। ठीक है,
अभी जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, फोकस हो गया। ये क्या हो गया, फोकस हो गया। तो फोकस के ऊपर यहाँ पर आएंगे, क्लास को सेट करेंगे INP और उसके ऊपर सीडो क्लास अप्लाई करेंगे फोकस की, फोकस। और इसके ऊपर प्रॉपर्टीज लिख देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि इसका जो कलर है या फिर बैकग्राउंड कलर है उसको क्या कर दो, ये वाला कर दो। जैसे ही देखो अभी उसके अंदर क्या है, फोकस है, यानी कर्सर उसी के अंदर ही है, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, वो वाला। लेकिन जैसे ही मैंने बारी क्लिक किया, जब वो ऑब्जेक्ट फोकस ना हुआ, अनफोकस हुआ, तो देन उसका बैकग्राउंड कलर वो पहले से बाय डिफॉल्ट हो गया। जैसे ही मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर वो सेट हो जाएगा जो हमने CSS के अंदर लिखा हुआ है। अब अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखूं तो इसका कलर ब्लैक है, मैं कहता हूँ कि जब फोकस हो तो उसका जो कलर है वो क्या कर दो, यानी कि रेड कर, उसका कलर क्या हो गया, रेड। अब जब फोकस हटा तो उसका कलर दोबारा से क्या हो गया, ब्लैक। लेकिन जब फोकस हुआ तो उसका कलर कौन सा हो गया, रेड हो गया। ठीक है। ओवर, यानी कि जब इसके ऊपर ओवर लेके आएंगे एक्टिव, जब यानी कि जब हम उसके ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करके रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हम देखते हैं गूगल फोर्स को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने लास्ट टाइम नहीं थी पढ़ी। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है बॉक्स साइजिंग के नाम से। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, बॉक्स साइजिंग। उससे क्या होता है, उससे पहले ना मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। जैसे कि हम यहाँ पर एक div का टैग लेते हैं, div डॉट बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक div है और उसका नाम क्या रख दिया, बॉक्स, यानी ये क्लास उसकी सेट कर दी। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर अगर आप आउटपुट में आगे देखें ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसकी विड्थ और हाइट को सेट करूँ CSS के अंदर जाके, आपने क्या करना है, डॉट बॉक्स और इसकी विड्थ सेट करते हैं। मिसाल के तो मैं 400 पिक्सल सेट कर देता हूँ और इसकी जो हाइट है उसको हम सेट कर देते हैं 200 या फिर 500, कुछ इस तरह से। ठीक है। अच्छा, बॉक्स साइजिंग से क्या होगा, साइजिंग से क्या होगा, अब अगर इसका जो साइज है वो उसकी विड्थ कितनी है, अगर इसके ऊपर मैं इंस्पेक्ट करूँ, इसकी जो विड्थ है वो कितनी है, 400 पिक्सल, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 500 पिक्सल। जैसे ही मैं इसके ऊपर अगर कोई बॉर्डर अप्लाई करूँ, मिसाल के तौर पर बॉर्डर, मिसाल के तौर 10 पिक्सल सॉलिड ब्लैक ऐड कर दूँ, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अब इसकी विड्थ देखिए कितनी हो गई है, अब इसकी विड्थ कितनी है, 400 पिक्सल ही है। लेकिन ये जो पूरा बॉक्स है वो कितनी विड्थ ले रहा है, 410 पिक्सल। यानी कि इसकी विड्थ जो बॉक्स की विड्थ है वो चेंज नहीं हुई। लेकिन जैसे ही हमने बॉर्डर ऐड किया तो बॉर्डर ने क्या ले लिया, बॉक्स से ज़्यादा विड्थ ले ली। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक स्पेस है जिसके अंदर हमारे पास टोटल जगह है 60 पिक्सल, टोटल जगह कितनी है, 60 पिक्सल। अब मैं उसके अंदर 3 बॉक्स बनाऊंगा, एक बॉक्स को विड्थ कितनी सेट करूंगा, 20 पिक्सल इसकी विड्थ, 20 इसकी और 20 तीसरे की। अब मैं उसके ऊपर कोई बॉर्डर भी अप्लाई करना चाहता हूँ तीनों के ऊपर। अब जब मैं पहले के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करूंगा तो पहला जो बॉक्स है उसकी विड्थ और हाइट कितनी होगी, 20 पिक्सल, और उसके ऊपर जैसे ही मैं बॉर्डर ऐड करूंगा, मिसाल के तौर पर 1 या 2 पिक्सल का, वो उससे ज़्यादा विड्थ लेगा, वो क्या लेगा, उससे ज़्यादा। यानी कि अब पहले बॉक्स की विड्थ कितनी हो जाएगी, 21 या 22 पिक्सल हो जाएगी। तो अब जो मेरी टोटल विड्थ था उससे ज़्यादा होगी, विड्थ कितनी हो गया, टोटल विड्थ से ज़्यादा हो गया। अब दूसरे के ऊपर, तीसरे के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करो तो ये जो 6 पिक्सल है ये मेरे पास अजाफी विड्थ आ गई जो कि मेरे पास मौजूद ही नहीं है। तो इससे क्या होगा, मेरा जो तीसरा एलिमेंट है वो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा। तो इसके लिए हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं
बॉक्स साइजिंग, अगर हम इसको करते हैं बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर बॉक्स क्या होगा, उसका जो बॉर्डर है उसकी भी विड्थ जो होगी वो कहाँ से लेगा, 400 से लेगा, उसकी भी विड्थ कहाँ से लेगा, 400। ये कुछ इस तरह से है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करूँ, कंट्रोल डी, और यहाँ पर इसको बॉक्स 1 सेट कर दूँ, डॉट बॉक्स 1, इसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है, कुछ इस तरह से। लेकिन हम ये वाली जो बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी ये इसके ऊपर अप्लाई नहीं करते, देन क्या होगा, बॉक्स साइजिंग बॉक्स 1 बॉक्स 2, अब क्या हो रहा है, यानी कि अब ये जो बॉर्डर है, ये जो ऊपर वाला बॉक्स साइजिंग हमने सेट किया है, ये किस तरफ जा रहा है, यानी कि उस बॉक्स के अंदर की तरफ जा रहा है, उसका जो बॉर्डर है वो उसके अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बॉक्स साइजिंग ना करें तो ये 400 से क्या हो जाएगा, ज्यादा बेहतर है। यानी कि अब जब हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, वो जितनी 400 उसको सेट की है वो बॉर्डर भी उसके अंदर ही जाएगा, सारा बॉर्डर उसके अंदर ही जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, इसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ रही है वेरिएबल, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल्स इन सीएसएस। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक बॉक्स की तरह होते हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स, एक बॉक्स की तरह होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी किस्म का डाटा स्टोर है कर सकते हैं। तो कहता है कि हम क्या करते हैं, जब हम बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं सीएसएस के अंदर। सीएसएस के अंदर क्या क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आके मैं रूट के अंदर वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। रूट का मतलब पूरे पेज के लिए रूट। अच्छा, जब भी आपने वेरिएबल क्रिएट करना है और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू सेट करेंगे, तो कहता है कि वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आपको 2 डैशेस लिखनी पड़ेंगी। वेरिएबल क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखेंगे, 2 डैशेस लिखेंगे, और उसके बाद वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ टी कलर, क्या लिख देते हैं, टी कलर, ठीक है। तो अब इसकी आपने कोई ना कोई वैल्यू भी सेट कर लिया। अब इसके अंदर मैं एक कलर सेट कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये हमारे पास कलर आ गया। इसको वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, इसकी कोई लिमिट है, 2 डैश ये लगा दी है वेरिएबल की निशानी के लिए, ठीक है। वेरिएबल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमने क्या सेट किया है, एक कलर को सेट किया। वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर किया, अभी अभी हमने एक कलर को स्टोर किया। अब मिसाल के तौर पर जब भी मैं यहाँ पर एक कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो एक तरीका तो ये है कि आप वैसे ही कलर इस्तेमाल कर लो, यानी कि ये वाला एक कलर। उसके लिए क्या होगा, आपको कलर का नाम याद करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ पे इसी कलर को आप यहाँ पे लिखना चाहते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये वाला रखना है, तो मुझे इस कलर का नाम याद करना पड़ेगा, कोड याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहता है कि आप वेरिएबल बनाओ जिससे आपको क्या होगी आसानी, तो आप वेरिएबल के जरिए इसको सेट कर सकते हो इस तरह से। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या आएगा, इस बैकग्राउंड कलर की ये प्रॉपर्टी का नेम है और ये प्रॉपर्टी किया है वैल्यू। अब यहाँ पर हमने वैल्यू की बजाय वेरिएबल लिख दिया, और वेरिएबल में क्या स्टोर था, एक कलर स्टोर था। वेरिएबल में क्या स्टोर था, एक कलर स्टोर था। जब एक कलर स्टोर था वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू के अंदर क्या आएगा, एक कलर आएगा। और कलर कौन सा आएगा, जो कि ये वाला हमने सेट किया। अब अगर हम जाके इसका बैकग्राउंड कलर चेक करेंगे तो क्या होगा, वही बैकग्राउंड कलर। अब ये बैकग्राउंड कलर किस तरह से आ रहा है, वेरिएबल की मदद से। वेरिएबल के अंदर आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और उसको वेरिएबल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप विड्थ को भी स्टोर करके, और यहाँ पर विड्थ की बजाय आप क्या लिख दें, वेरिएबल का नाम लिख दें, तो वो विड्थ क्या हो जाएगी, वेरिएबल के जरिए आपकी अप्लाई होगी। मोस्टली हम कलर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं।
या फिर अपने फोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब हमारी जो एक वेबसाइट होती है उसके अंदर एक फ़ॉन्ट होता है या दो या तीन चार फ़ॉन्ट होते हैं, ठीक है। अब हम चार या दो या तीन फ़ॉन्ट को इकट्ठा अपनी वेबसाइट के अंदर लगाना चाहते हैं, तो वो कैसे लगाएंगे? मिसाल के तौर पर एक मुझे ये वाला फ़ॉन्ट चाहिए जो कि मैं ऑनलाइन लिंक लगाना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ से क्या कर दूंगा, गेट फ़ॉन्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? जैसे ही आपने गेट फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करना है तो वो आपकी हिस्ट्री को कैलकुलेट करेगा। वो क्या करेगा? आपकी हिस्ट्री को। अभी तक मेरे पास तीन फ़ॉन्ट पड़े हैं, एक दो और तीन, लेकिन जैसे ही मैं बैक जाके कोई और फ़ॉन्ट इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये वाला फ़ॉन्ट ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने गेट फ़ॉन्ट किया। अब देखो क्या हो गया, मेरे पास कितने फ़ॉन्ट हो गए? अब ये जो लिंक बनाएगा ये चार फ़ॉन्ट का लिंक बनाएगा। कितने फ़ॉन्ट्स का लिंक बनाएगा? चार, यानी कि आप चारों में से कोई भी ऐड कर सकते हो, वो चारों का आपको लिंक बना के दे देगा। मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ दो का चाहिए, मिसाल मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी क्या कर देता हूँ, डिलीट। अब मेरे पास कितने फ़ॉन्ट्स हैं? यानी कि मैंने पूरे पहले सर्च करके जो जो मुझे फ़ॉन्ट्स चाहिए था उसको मैंने गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करके गेट कर लिया। अब वो मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे इकट्ठे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, गेट एम्बेडेड कोड, तो यहाँ से इन दोनों का क्या होगा, अब वो क्या करेगा, इन दोनों का मुझे एक तो लिंक बना देगा, जिस तरह हमने लास्ट में पढ़ा था कि आप यहाँ से लिंक को कॉपी करो, अपनी वेबसाइट में क्या कर दो, पेस्ट कर दो, और यहाँ से उसको क्या करो, फ़ॉन्ट फैमिली से इस्तेमाल करो। दूसरा तरीका इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट। तो ये जो लिंक बना है कितने कितने फ़ॉन्ट्स का बना है, दो फ़ॉन्ट्स का। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया, कंट्रोल सी, और हम क्या करेंगे, अपने यहाँ पर स्टाइलिंग के अंदर जाके टॉप के ऊपर जाके क्या कर देंगे, इसको कंट्रोल वी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, इंपोर्ट हो गए। ये कहाँ से इंपोर्ट होंगे, गूगल फ़ॉन्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसका वेरिएबल भी बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइमरी, जिसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, पहले फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, अगर उस फ़ॉन्ट को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू ये देनी पड़ेगी। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये जो फ़ॉन्ट फैमिली की वैल्यू है वो मैंने किसके अंदर सेव कर दी है, एक वेरिएबल के अंदर सेव। किसके अंदर सेव कर दिया है, एक वेरिएबल के अंदर। अब जब भी मैं इस फ़ॉन्ट को अप्लाई करना चाहूँ, मिसाल के तौर पर मैं फ़ॉन्ट अप्लाई करने के लिए क्या कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली। तो उसके अंदर हम क्या लेंगे, कोई भी फ़ॉन्ट दे देंगे, लेकिन मैंने जो यहाँ पे फ़ॉन्ट सेट करना है वो कौन सा सेट करना है, जो मैंने अपने वेरिएबल के अंदर सेव किया है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, वेरिएबल प्राइमरी। अब प्राइमरी फ़ॉन्ट का मतलब एक्चुअली ये जो कोड है, ये जो वैल्यू है, ये यहाँ पे आ रही है, समझ आ रही है। यानी कि अगर हर दफा मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे अब क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा। यानी कि बस ये वाला वेरिएबल का नेम लिखो, आपका वो वाला फ़ॉन्ट यानी कि ये वाला एक्चुअली एज इट इज यहाँ पर आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पर इसको जाके चेक करें तो क्या हुआ, मेरा वही फ़ॉन्ट क्या यहाँ पर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। वही फ़ॉन्ट क्या हो गया यहाँ पर अप्लाई हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद हमारे पास टॉपिक है आउटलाइन प्रॉपर्टी। लास्ट में हमने डिस्कस नहीं थी, हमने लास्ट में पढ़ा था कि जब बॉक्स साइजिंग पढ़ी थी तो एक होती है कंटेंट की विड्थ और हाइट, और एक हमारे पास बॉर्डर होता है, और बॉर्डर के और कंटेंट के दरमियान जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, पैडिंग, और बॉर्डर से बाहर जो स्पेस होती है उसको क्या कहते हैं, मार्जिन। अच्छा, कहता है आउटलाइन क्या होती है, बॉर्डर के दूसरी तरफ क्या होती है, आउटलाइन होती है। यानी कि मार्जिन, मार्जिन से पीछे, मार्जिन से पहले और बॉर्डर के बाद क्या होती है, आउटलाइन। जैसे कि यहाँ पर मैं एक ये जो बॉक्स है यहाँ पर मैं आउटलाइन दिखाऊंगा आपको। आउटलाइन यहाँ पर एक कलर सेट कर देते हैं, जैसे कि ये वाला कलर सेट, और इसकी एक विड्थ सेट कर देते हैं 1 पिक्सल। सॉरी, नजर आ रही है आपको? अगर मैं इसको ज्यादा करूँ तो 5 पिक्सल, यानी कि ये भी क्या है, बॉर्डर के साथ क्या होगी, आउटलाइन होगी, और आउटलाइन से बाहर क्या होगी हमारी, मार्जिन होगी।
समझ आ रही है? ये बॉर्डर की विड्थ उतनी की उतनी है। तो ये कौन सी विड्थ आ गई हमारी? आउटलाइन की विड्थ। ये किसके कलर आ गया? आउटलाइन का कलर। ठीक है। तो एक हमारे पास होता है आउटलाइन ऑफसेट होता है। आउटलाइन ऑफसेट का मतलब क्या होता है? बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान स्पेस ऐड करना। मिसाल के तौर पर मैं 2 पिक्सल की स्पेस ऐड करता हूँ, तो ये क्या हो गया? बॉर्डर और आउटलाइन के दरमियान क्या हो गया? स्पेस ऐड हो गई। ये किससे ऐड हुई है? आउटलाइन ऑफसेट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जिस तरह हम बॉर्डर के अंदर डैशेस होते हैं और जिस तरह के बॉर्डर के स्टाइल होते हैं, इस तरह के आउटलाइन के भी स्टाइल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर डैशेस कर दूँ तो ये कुछ इस तरह से आउटलाइन आ गई। ठीक है, ये आउटलाइन और ये ब्लैक कलर का हमारा क्या है? बॉर्डर जी। ऑफसेट यानी कि अंदर की तरफ। इसको चेक कर लेते हैं। मेरे ख्याल से नहीं है ये इस तरह से। ठीक है, उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है बॉक्स शैडो या फिर टेक्स्ट शैडो। बॉक्स शैडो या फिर टेक्स्ट शैडो। मैं यहाँ पर एक और पैराग्राफ ऐड करता हूँ। यहाँ पर एक H2 क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेडिंग। ये कुछ इस तरह से आ गई हमारे पास। ठीक है, इसको सेंटर में लेके आने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर एक क्लास ऐड करते हैं। क्लास के लिए क्या लिखते हैं? HGD। तो इसको स्टाइल के अंदर आके अगर आप गेट करें डॉट HGD, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट लाइन है वो क्या कर दो? सेंटर कर दो। ये कुछ इस तरह से क्या आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट लाइन यानी कि टेक्स्ट शैडो ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट के ऊपर शैडो। उसकी प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा? टेक्स्ट शैडो। तो सबसे पहली जो हम उसको देंगे, वैल्यू देंगे, वो हमारी होगी एक्स एक्सिस की वैल्यू, और जो दूसरी वैल्यू देंगे वो कौन सी होगी? वाई एक्सिस की वैल्यू। अब देखो क्या हुआ? उसी तरह का शैडो थोड़ा सा लेफ्ट में गया और थोड़ा सा बॉटम में गया, यानी कि थोड़ा सा एक्स एक्सिस में मूव किया और थोड़ा सा वाई एक्सिस में। अगर मैं पहली वैल्यू को ज्यादा करूँ, मिसाल के तौर पर मैं 20 करूँ, तो वो किस तरफ जाएगा? एक्स एक्सिस की तरफ 20 पिक्सल चला जाएगा। लेकिन मैं ये अगर दूसरी वैल्यू को 20 करूँ तो वो किस तरफ चला जाएगा? वाई एक्सिस की तरफ। जहाँ पर आपको शैडो चाहिए वहां पर आप उसको क्या कर सकते हैं? लेके आ सकते हैं। उसकी विड्थ और हाइट को सेट कर। मिसाल के तौर पर मैं ये 5 पिक्सल कर देता हूँ, ये भी क्या कर देता हूँ? 5 पिक्सल कर देता हूँ। कुछ इस तरह से। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि आप इसका कलर भी सेट कर सकते हो। क्या सेट कर सकते हो? कलर। जैसे कि मैं इसका कलर सेट कर देता हूँ। अब शैडो भी आ रहा है और उसका क्या हो गया? एक कलर भी सेट हो गया। ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं अगर कहता कि इसको आप ब्लर भी कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं? ब्लर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विड्थ और हाइट से पहले आपने एक, इसके बाद आपने एक वैल्यू देनी है, यानी कि कितने पिक्सल ब्लर चाहिए। मैं कहता हूँ 2 पिक्सल ब्लर करो। उसने क्या कर दिया? थोड़ा सा ब्लर किया। लेकिन अगर मैं उसको कहता हूँ 10 पिक्सल क्या करो? ब्लर। वो इतना ब्लर हुआ कि अभी हमें नजर है नहीं आ रहा है। मैं उसको कहता हूँ कि 5 पिक्सल ब्लर कर, कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर हम ये वाली 3 पिक्सल करते हैं और इसको भी क्या करते हैं 3 पिक्सल, तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ठीक है, या फिर अगर हम इसका क्या करते हैं? ब्लैक करते हैं ये वाला, और इसका जो कलर है वो क्या सेट करते हैं? इसका कलर वाइट सेट कर देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? बॉक्स का शैडो आ जाएगा, सॉरी टेक्स्ट का शैडो आ जाएगा। और अगर आप मल्टीपल शैडो ऐड करना चाहते हैं, यानी कि एक ब्लैक भी करना और एक और भी करना है, कहता है कोमा लगा के आप ये सारी वैल्यू दोबारा लिख दो। कंट्रोल सी किया, कोमा लगा के कंट्रोल डी कर दिया, तो इसका कलर आप चेंज कर दो। मिसाल के ऊपर मैं रेड ले लेता हूँ, अब ब्लैक भी आ रहा है, थोड़ा सा अगर आप गौर करो तो रेड भी आ रहा है। इसको ज्यादा वैल्यू ये वाला, हमारे पास दो बोर्ड यानी कि शैडो के कलर आ रहे हैं। अगर आप और करना चाहते हो तो इसके अगर हम थोड़ा सा साइज ज्यादा कर दें, यानी कि 4 पिक्सल कर दें, और इसको भी क्या कर दें? 4 पिक्सल कर दें।
यानी कि ये नीचे वाला थोड़ा सा आगे और थोड़ा सा नीचे जाए। ठीक है, अब हम इफेक्ट शो हो रहा है थोड़ा सा रेड रेड का। इस तरह से आप मल्टीपल जितने चाहे उतने शैडो ऐड कर सकते हैं। ये टेक्स्ट पे शैडो ऐड किया और उसके बाद कहता है कि आप जो है वो बॉक्स के ऊपर भी शैडो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ये जो डिव यानी कि ये जो हेडिंग है इसके ऊपर जो है वो शैडो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो देन वो कैसे करेंगे? वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसकी एक विड्थ और हाइट सेट कर देते हैं। विड्थ 200 पिक्सल, हाइट 200 पिक्सल और इसकी मार्जिन लेफ्ट तो कुछ इस तरह से आएगा। तो इसको ठीक है, एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास कुछ इस तरह से बॉक्स आ गया। तो अगर मैं बॉक्स के ऊपर शैडो अप्लाई करना चाहूँ तो देन क्या लिखेंगे? आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, पहले टेक्स्ट शैडो लिखा है, अब क्या लिखेंगे? बॉक्स शैडो लिखेंगे। कुछ इस तरह इसके ऊपर भी वैसे ही अप्लाई करें। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ 5 पिक्सल एक्स की तरफ, 5 पिक्सल वाई की तरफ, और उसके बाद उसका जो कलर है वो आप सिलेक्ट कर दो यहाँ पर जाके, तो ये वाला कुछ ठीक है, ये वाला कलर हो गया। अब इसको थोड़ा सा ब्लर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ब्लर की वैल्यू सेट कर दो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ 5 पिक्सल ब्लर कर दो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक्स और वाई क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, तो वो उसके पीछे रहेगा, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा जो ब्लर किया वो हमें नजर आ रहा है। अगर इसका जो ब्लर है वो थोड़ा सा ज्यादा कर दें, मिसाल के ऊपर 30 पिक्सल कर, कुछ इस तरह से नजर आएगा। यानी कि उसके ऊपर क्या हो जाएगा, शैडो अप्लाई हो जाएगा, पीछे से ब्लर क्या हो जाएगा। और कहता है कि ये जो इसके पीछे शैडो है इसका आप साइज भी ज्यादा कर सकते हैं। साइज कैसे ज्यादा कर सकते हैं? मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पे चौथी वैल्यू ऐड करनी है साइज के लिए, स्प्रेड के लिए, यानी कि कितना ज्यादा कर दो। मिसाल मैं कहता हूँ 10 पिक्सल, इसकी जो चारों तरफ से जो है वो साइज क्या कर दो, पीछे वाले शैडो का ज्यादा कर दो। अब और यहाँ पर अगर मैं ब्लर आपको 0 करके दिखाऊंगी, कुछ इस तरह से होगा, यानी कि उसके जो पीछे शैडो था उसका साइज 10 पिक्सल चारों तरफ से क्या हो गया, ज्यादा हो गया, चारों तरफ से क्या हो गया, ज्यादा। ठीक है, चौथी वैल्यू किसके लिए होगी, स्प्रेड के लिए, शैडो के साइज को ज्यादा करने का। तीसरी वैल्यू किसके लिए होगी, ब्लर के लिए, किसके लिए होगी, ब्लर की। मिसाल के ऊपर 9 पिक्सल जिस तरह से, ठीक है, बॉक्स साइजिंग और टेक्स्ट साइजिंग की समझ लग गई है। वो इसके अंदर भी कहता है कि आप मल्टीपल शैडो ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं? कोमल का है, इसको यहाँ से कॉपी किया, इसका स्प्रेड ज्यादा कर दें, मिसाल के तौर पर 12 कर, इसका कलर चेंज कर। ठीक है, जितने चाहे आप उतने शैडो ऐड कर सकते हैं, कोमा सेपरेट कर दें। यहाँ तक क्लियर है? और नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्क्रॉल की। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आज की लास्ट प्रॉपर्टी है, स्क्रॉल की प्रॉपर्टी है। स्क्रॉल, ये जो हमें स्क्रॉल बार नजर आ रहा है, कहता है कि आप इसको खुद से भी बना सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जो है टेक्स्ट बॉक्स है, मुझे इसके अंदर स्क्रॉल बार चाहिए, तो मैं यहाँ से खुद से भी बना सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर अगर ये जो बॉक्स की प्रॉपर्टीज है इसको हम खत्म करें, बॉर्डर को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर 3 पिक्सल कर लेते हैं, और इसकी जो हाइट है उसको हम कर देते हैं 200 पिक्सल। इसको हम कर लेते हैं 5 पिक्सल। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये जो हमारे पास बॉक्स नजर आ रहा है, दूसरे को हम क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं दूसरे बॉक्स को। ये एक बॉक्स नजर आ रहा है, उसी का जो टेक्स्ट है वो क्या हो रहा है, बॉक्स से बाहर जा रहा है। बॉक्स की जो विड्थ और हाइट है उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, उससे क्या हो गया, ज्यादा हो गया, उससे बाहर जा रहा है।
देन कहता है कि आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर स्क्रॉल बार ऐड कर दो, यानी कि बॉक्स का जो टेक्स्ट है वो इसी के अंदर है, लेकिन जो नीचे वाला है वो तब नजर आए जब यहाँ पर क्या करो, आप स्क्रॉल करो इसको, इसको क्या करो, स्क्रॉल करो। स्क्रॉल के लिए हमने क्या करेंगे, पहले तो इसका जो ओवरफ्लो है उसको ऑटो कर दे, इसका ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब क्या होगा, इससे जो बाहर आ रहा है बॉक्स से जो भी टेक्स्ट है बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो पाए यानी कि नीचे की तरफ ओवरफ्लो पाए ऑटो कर दो। ऑटो किया तो अब उसने क्या कर दिया, ऑटोमेटिकली उसके अंदर क्या ऐड कर दिया, एक स्क्रॉल बार ऐड कर दिया। लेकिन कहता है कि अगर इसको आप खुद से भी डिजाइन कर सकते हो, मिसाल के तौर पर पहले हम इसको सेट करके देखें, यहाँ पर हमारे पास स्क्रॉल बार नहीं आ रही, तो यहाँ पर स्क्रॉल बार लेके आने के लिए मैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर नीचे कुछ है नहीं कि स्क्रॉल बार आए, तो नीचे कुछ रैंडमली टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब यहाँ पर स्क्रॉल बार आ गया, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, ये वाले स्क्रॉल बार, तो इसको चेंज करने के लिए कहता है आपने क्या करना है, सीएसएस के अंदर जाके प्रॉपर्टी लिखनी है, इसको हम कहते हैं वेब किट स्क्रॉल बार, वेब किट स्क्रॉल बार। तो इससे क्या होगा, यहाँ से इसकी मैं विड्थ सेट कर सकता हूँ, इसकी विड्थ मिसाल के तौर पर मैं कह दूँ 10 पिक्सल। जब मैंने वेब किट स्क्रॉल बार किया तो अभी देखो मेरा स्क्रॉल तो हो रहा है, स्क्रॉल क्या हो रहा है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो आउटपुट, यहाँ पर जो स्क्रॉल बार था वो अब नजर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, खुद से बनाएंगे। अब अगर आप देखो ये 10 पिक्सल की स्पेस नजर आ रही है आपको यहाँ से, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ 20 पिक्सल, इसकी जो स्क्रॉल बार की विड्थ है वो 20 पिक्सल कर दूँ, तो क्या हुआ, ये 20 पिक्सल हो गई। अब इसका हमें यहाँ पर कुछ कलर भी लेके आना चाहिए, उसके ऊपर क्या कर्सर भी यानी कि स्क्रॉल बार भी लेके आना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे वेब किट स्क्रॉल ट्रैक, लिखिए ट्रैक यानी कि उसका रास्ता। तो उसके ऊपर आप कर दो बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर आप कलर ऐड कर दो, मिसाल के तौर पर मैं ये वाला कलर ऐड कर दूं, तो क्या हुआ, उसका जो कलर था वो क्या बन गया, उसी कलर का बन गया। ठीक है, और क्या, ये वाला। अब इससे क्या होगा, वेब किट यानी कि पूरे पेज के ऊपर जितने भी हैं यानी कि सबके लिए अप्लाई कर दो। ठीक है, और इसका अगर मैं क्या करना चाहते हैं, इसका ट्रैक चेंज करना चाहते हैं, सॉरी इसका थंब चेंज करना चाहते हैं, तो उसके क्या ये क्या करेंगे, वेब किट से स्क्रॉल थंब यानी कि उसके जो ऊपर मूव करने वाला थंब होगा, तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, मिसाल के तौर पर कुछ ये वाला कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास आ गया। इसको चेंज कर देते हैं, थंब यानी कि ये जो उसके ऊपर हमारे पास स्क्रॉल करने के लिए नजर आ रहा है, इसको पकड़ के स्क्रॉल करते हैं, ये वाला, इसको हम करते हैं स्क्रॉल बार थंब। क्या कहते हैं इसको, स्क्रॉल बार थंब। इसको स्टाइल भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको मैं कहता हूँ कि इसका जो बॉर्डर रेडियस 50% कर दें, 50% अच्छा नहीं लगता, या 20 पिक्सल कर दी जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, अभी कुछ थोड़ा सा अच्छा लगता है, इसको हम खुद से डिजाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इस तरह से ना करना चाहें तो हम इसको यहाँ पर आगे मिसाल के तौर पर ये बॉक्स है, इस बॉक्स का ये वाला जो है ये स्क्रॉल बार है। ठीक है, इसको डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर लिखें स्क्रॉल बार विड्थ, यहाँ से इसकी विड्थ सेट कर लें, मिसाल के तौर पर 10 पिक्सल सेट कर लेते हैं, और इसकी स्क्रॉल बार कलर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो कलर आएंगे, स्क्रॉल बार के अंदर कितने कलर आएंगे, दो कलर आएंगे। कहता है कि पहला कलर जो होगा वो ट्रैक के लिए, सॉरी पहला थंब के लिए होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने कलर ऐड किया, ये वाला कलर ऐड कर दिया, और इसके साथ कोमल लगा के एक दूसरा कलर ऐड कर दिया।
तो इसको हम कमेंट करें, देन देखते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर प्रॉपर्टी का नाम चेंज है, स्क्रॉल बार। यहाँ तो इसका अभी ब्लैक या ट्रैक कलर है, स्क्रॉल बार ट्रैक कलर है, अभी भी अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये मैं लास्ट में अप्लाई की थी। इसको बंद कर दिया। क्या इस कलर के अलावा किसी और कलर में होगा इस तरह से? हाँ होता है। अच्छा ये देखो हमारे पास ये स्क्रॉल बार आ रहा है। इशू क्या आ रहा था कि हमारे पास यहाँ पर ना कोमा नहीं ऐड करेगी, जस्ट इसी तरह दो कलर ऐड करें। अब ये जो पहला कलर होगा वो किसके लिए होगा, थंब के लिए होगा, और तो जो जो दूसरा कलर होगा वो किसके लिए होगा, ट्रैक के लिए। ठीक है, ये देखो ये इसके ऊपर अप्लाई होगा, ये जो हमने इसके अंदर स्क्रॉल बार ऐड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने काफ़ी जो है प्रॉपर्टीज कवर की है जो कि हमने पहले नहीं पढ़ी हुई है। ठीक है, तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है सबकी अच्छे तरीके से। चलो इसको ऐड करते हैं यहाँ पर।